हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। हम 7th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और इसमें आज हमें पढ़ना है मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, नोट्स नहीं बनाया है, वो यहाँ से देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। मैं इसीलिए ये सीरीज़ कंप्लीट कर रही हूँ एनसीईआरटी की, ताकि आप अपना नोट्स अच्छे से बना सकें। क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो 2650 रुपये की आती हैं, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। फ्लिपकार्ट पे आप देखिएगा, ये 4 किताबें जो हैं 6 से 12 तक, ये 2650 रुपये की हैं। इसलिए मैं ये नोट्स कंप्लीट करा रही हूँ और इसको मैंने एनसीईआरटी से बनाया है ताकि आप इस वीडियो को देखकर समझ सकें और अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सकें अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो बस कॉपी पेन की ज़रूरत है, लेके ज़रूर बैठिएगा और यहाँ से अपना नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। आइए देखते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य के शासकों द्वारा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में दिल्ली और आगरा से राज्य विस्तार शुरू किया गया। मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे, 16वीं सदी का मतलब है कि 1500 से लेके 1599 ईस्वी के बीच की बात हो रही है। ठीक है, इसके उत्तरार्ध में, अब 16वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब है 1550 के बाद। ठीक है, अगर पूर्वार्ध होता तो 1550 के पहले का होता, 1500 से लेके 1550 तक, लेकिन उत्तरार्ध की बात हो रही है तो 1550 से लेके 1600 यानी कि 1599 तक। ठीक है, दिल्ली से और आगरा से राज्य विस्तार इन्होंने शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ पे उपमहाद्वीप होगा, संपूर्ण उपमहाद्वीप पर जो है अधिकार प्राप्त कर लिया। 17वीं शताब्दी का मतलब है 1600 से लेके 1699 तक। ठीक है, इस बीच में इन्होंने यहाँ पे अधिकार प्राप्त कर लिया। मुग़ल कौन थे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। मुग़ल जो थे, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे। मंगोल के बारे में हमें 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना है, क्योंकि ये विश्व इतिहास का विषय है, मंगोल ये लोग। तो मुग़ल जो थे, माता जो उनकी थी मंगोल शासक में चंगेज़ खान की पुत्री थी, चंगेज़ खान की ओर से थी, उनकी पुत्री थी। और पिता की ओर से ये तैमूर वंश से थे, जो इराक व वर्तमान तुर्की के शासक के वंशज थे। ठीक है, अभी जो वर्तमान में ईरान है और तुर्की वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ये शासन किया करते थे, तो ये तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो पिता की ओर से तैमूर वंशज और माता की ओर से मंगोल वंशज थे। ठीक है, मुग़ल तैमूर वंश होने पर गर्व करते थे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने दिल्ली पर 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मुग़ल जो होते थे, इनको मंगोल वंश होने पे नहीं, तैमूर वंश होने पे गर्व था, क्योंकि 1398 में इनके जो पूर्वज थे वो 1398 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब सबसे पहले यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मुग़ल शासक में कौन कौन हुए शासक, उनको एक सीक्वेंस में हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उनकी प्रमुख घटनाएं जो थी और अभियान जो थे उनके बारे में। बाबर जो आए 1526 से 30 में। ठीक है, और 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी उसके अफगान शासकों के समर्थकों को हराया। ठीक है, इब्राहिम लोदी लास्ट जो दिल्ली सल्तनत का वंश था, इसके पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, तीसरा चैप्टर, उसमें इब्राहिम लोदी लास्ट वंश था, लोदी वंश का। ठीक है, और पूरे दिल्ली सल्तनत का। और उसके साथ जो अफगान शासक थे, उसके समर्थन में उनको बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में हरा दिया। ठीक है, 1527 में खानवा में राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। जितने भी राजपूत राजा थे और उनके जो समर्थक थे, उनको 1527 में खानवा में हराया, जिसमें कौन थे, राणा संगा। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। चंदेरी के जो राजपूत थे 1528 में, वो भी बाबर से हार गए। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी कि 1526 से इनकी लड़ाई शुरू हुई और देख रहे हैं आप सीक्वेंस में कैसे 1526, 27, 28 में इन्होंने कुछ पहले तो दिल्ली सल्तनत को, उसके बाद राजपूत वंशों को हराया और उसके बाद इन्होंने दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब बात आती है बाबर के बेटा हुमायूं की। ठीक है, 1530 से 40 इनका काल रहा। उसके बाद फिर 20 में आता है शेरशाह सूरी और उससे ये हार कर भाग जाते हैं। और 1555 से 56 फिर इनका दोबारा, यानी कि 2 बार इन्होंने शासन किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनके हार का एक ये भी कारण था कि जितने भी भाई थे, इन्होंने पहले ही वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं ने अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। यानी कि प्रत्येक जो भाई थे, अलग अलग उनको राज्य मिल गया, लेकिन उसमें जो एक भाई था कामरान,
वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, वो इनके राज्य को भी हड़पना चाहता था और वो जाके अफगान शासकों से मिल गया, इसलिए इनकी जो है हार हो गई। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। ठीक है, चौसा में 1539 में, 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी ने इनको हरा दिया। ठीक है, इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ठीक है, इस घटना के बाद हुमायूं क्या हुआ, ईरान की तरफ चला गया। दूसरा जो है इसमें, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष में इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1555 दोबारा, ठीक है, दिल्ली पर उसने पुनः कब्जा किया और अगले ही वर्ष जो है उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 2 बार शासन होता है हुमायूं का भारत पे, यानी कि दिल्ली पे। अब बात आती है अकबर की। अकबर के बारे में बस इतना ही नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बेसिक दिया गया है। अभी आपको समझाया जा रहा है कि आप कैसे सभी चीज़ों को एक सीक्वेंस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बनता है, जब पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके शासन को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो अवधि है वो 1556 से 1570 की है। ठीक है, और इसके मध्य अकबर अपने संरक्षक जो बैरम खान थे और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया और अब उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उर्जा बेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। तो ये पहला उसका जो अभियान था ये था 1556 से 1570 के बीच का जो काल था, इसमें इन्होंने किया। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से अकबर का भी अभियान शुरू हो गया और साम्राज्य विस्तार जो था वो शुरू हो गया। अब दूसरा जो इनका काल था वो था 1570 से 1585, 15 साल का ये भी काल था। इसके मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस टाइम एक ही में हुआ करता था, तो ये इन्होंने पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अभियान चलाए, जिन्होंने 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरा इनका काल रहा। तीसरा जो काल था वो 1585 से लेकर 1605 तक का था, यानी कि 20 साल का ये काल था। ठीक है, इसके मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। उत्तर पश्चिम यानी कि भारत का ये जो जम्मू कश्मीर है इधर वाला क्षेत्र, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ। ठीक है, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया। ठीक है, और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। काबुल कहाँ है? काबुल है अफगानिस्तान में। उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ा गई और यही सलीम आगे चल के जहांगीर कहलाया। ठीक है, सलीम ने उस टाइम विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ, लेकिन बाद में चल के वही सम्राट बना, यानी कि सुल्तान बना जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर को देखते हैं। 1605 से 1627 इनका काल रहा, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों को सेवा स्वीकार की। ठीक है, यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि हम मुगलों के अधीन हैं। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। सिख जो होते थे पंजाब में होते थे, अहोम यानी कि जो असम इस टाइम है, उस असम साम्राज्य उस टाइम हुआ करता था, अहोम साम्राज्य, अहमदनगर, इसके खिलाफ अभियान चलाए गए, लेकिन ये काफ़ी सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। ठीक है, तो शाहजहां जो था खुर्रम के नाम से जाना जाता था। उसका काल आप जानते हैं कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसी ने ताजमहल बनवाया। ठीक है, अब पढ़ते हैं शाहजहां 1627 और 1658। आप देख रहे हैं कितना सीक्वेंस में है और सब एक दूसरे के लड़के हैं, यानी कि पहले बाबर, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, फिर जहांगीर का बेटा अब शाहजहां का काल हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो 1627 से 1658 है, क्योंकि इसके पहले जहांगीर की मृत्यु हो गई थी 1627 में। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। ठीक है, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया, यानी कि जो अहमदनगर पिछले बार
जहांगीर ने वहाँ पे अभियान किया था, असफल रहा था, उसको शाहजहाँ ने सफल कर दिया। ठीक है। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, तो अहमदनगर अंततः मिल गया कहाँ? मुगल सल्तनत में। 1657-58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहाँ को इस विशेष जिंदगी के लिए आगरा कैद में दिया गया, यानी कि शाहजहाँ जो उसके लास्ट का समय था वो कैद खाने में रहा। किसके द्वारा? औरंगजेब ने उसे भेजा था। और 3 जो पुत्र थे शाहजहाँ के, और उनको औरंगजेब ने मार दिया। औरंगजेब का जो काल रहा वो 1658 से 1707 रहा। और आपको पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी अंग्रेज जो है अपना साम्राज्य विस्तार करने में भारत में सफल हुए। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। अस्थायी यानी कि थोड़ी देर के लिए सफलता मिली थी। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों को मुगलों का हस्तक्षेप, उनके भीतर जो आंतरिक राजनीति थी, ठीक है, एक तरह से गृहद्रोह कह सकते हैं, उसमें इन लोगों ने हस्तक्षेप किया था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन का सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। ठीक है, औरंगजेब कौन था? अकबर कौन था? ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, वो अकबर नहीं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वो अकबर नहीं, ये इसके जो औरंगजेब का एक लड़का था उसका भी नाम अकबर था। इसको अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया और आपको पता है इसी उत्तराधिकार के युद्ध के कारण अंग्रेजों ने जो है उसका फ़ायदा उठाया और अपना विस्तार किया भारत में। आइए देखते हैं आगे। तो अभी हमने देखा बाबर का जो शासनकाल रहा वो 1526 से 30 रहा, जिसमें हमने सभी कुछ देखा। प्रथम मुगल शासक था। 1494 में फरगना का उत्तराधिकारी बना। उज़्बेकों के कारण, यानी कि दूसरी मंगोल शाखा जो थी उज़्बेक, उनकी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये सब हमने देख लिया। उत्तराधिकार की जो मुगल परंपराएं थी वो क्या थी? तो मुगल जो थे ज्येष्ठाधिकार के विपरीत उत्तराधिकार में सहदायाद, यानी कि उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर देना, कि मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यानी कि इनका ये प्रथा नहीं था कि मृत्यु के बाद, यानी कोई शासक की मृत्यु हो रही है तो उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है वही उत्तराधिकारी बनेगा, राजा बनेगा, शासक बनेगा। इनकी ये थी कि जितने पुत्र हैं उन सभी पुत्रों में राज्य को बांट दिया जाएगा, वो अलग अलग अपना शासन करेंगे। ठीक है। मुगलों के अन्य शासकों से संबंध, अन्य जो शासक थे उस टाइम उनसे कैसे इनके संबंध थे? अनेक शासकों ने मुगल घराने में पुत्रियों के विवाह कर उच्च पद प्राप्त किए। कईयों ने विरोध किया। कुछ जैसे जोधाबाई थी, उनका विवाह हुआ था। मेवाड़ जो था, जैसे सिसोदिया राजपूत थे, हारने के बाद मुगलों द्वारा सम्मानीय व्यवहार कर उनकी जागीरें वापस कर दी गई। ये मुगल से हारे थे लेकिन फिर इनकी जागीरें मुगलों ने वापस कर दी। ठीक है, और इनके साथ हमेशा सम्मानीय व्यवहार रहा। मनसबदार और जागीरदार, ये कौन थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। इनकी सेवा में जो भी नौकर थे वो मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार ऐसे लोग होते थे जिन्हें कोई मनसब यानी कई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, एक पद मिलता था यानी सरकारी हैसियत से, और ऐसे लोग मनसबदार कहलाते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। अब देखिए श्रेणी क्या थी? प्राचीन भारत में श्रेणी एक व्यापारिक संगठन थी जिसका नाम था, कई सारे व्यापारी मिलकर एक संगठन बनाते थे जिसका नाम श्रेणी होता था। लेकिन यहाँ श्रेणी व्यवस्था अलग थी और इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे श्रेणी के हिसाब से। ठीक है,
पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती थी। ठीक है, और वेतन भी उतना अधिक होता था। वह अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इसके बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यानी कि एक अलग से उनका घोड़े को दागने की प्रथा थी, और ये मतलब एक पहचान के लिए थी कि हमारा घोड़ा युद्ध में कैसा है। और अपने सैनिकों को जो लाते थे तो इनका पंजीकरण होता था, और इसके बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए उनको धन दिया जाता था कि आप अपने सैनिक को वेतन दें। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि, जैसे जागीर होती थी जहाँ से राजस्व आता था, के रूप में पाते थे। यानी कि इनको कोई जागीर दिया जाता था कि वहाँ का जो राजस्व कलेक्ट करेंगे आप करेंगे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता हमने पहले जो दिल्ली के सुल्तान थे वहाँ पे हमने इक्ता पढ़ा था। इक्तादार कौन थे, इक्ता क्या था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके नौकर उनके लिए राजस्व इकट्ठा करते थे। मतलब जो मनसबदार होते थे, जो उन्हें जागीरें दी जाती थी, वो खुद जाके राजस्व कलेक्ट नहीं करते थे, वो अपना नौकर रखते थे, वो जाके राजस्व जो है कलेक्ट करते थे। अकबर के शासनकाल में जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन होता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर रहे। यानी कि जितना मनसबदार का वेतन है उतना ही राजस्व कलेक्ट करने पे आए, ऐसा मतलब बहुत ही नाप तोल के इनका होता था, जागीरें दी जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल तक प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गया और मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। ज़्यादातर मनसबदार आ गए, ठीक है, उनकी वृद्धि हुई, लेकिन उनका जो वेतन है वो कम होने लगा। किससे? जो उनको जागीरें मिलती थी उसके राजस्व से कम होने लगा। ठीक है। जब्त और जमींदार कौन थे? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो किसान उपजाते थे सबसे ज़्यादा राजस्व वहीं से मिलता था। किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यानी कि राजा स्वयं नहीं लेने जाते थे, जो गांव के मुखिया होते थे, कुलीन वर्ग होते थे, उन्हीं के पास वो राजस्व इकट्ठा करते थे और वो लाकर राजा तक पहुंचाते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए मुगल एक ही शब्द यानी कि जमींदार का प्रयोग करते थे। यानी कि जो राजा और किसान के बीच में जो मध्यस्थ होते थे, जो मीडियम होते थे, वही कहलाते थे कौन? जमींदार। ठीक है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था टोडरमल ने। ठीक है। कितने साल के लिए? तो 10 साल के लिए। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया जाता था। और इन्होंने जो सर्वेक्षण किया था उसी के एक सर्वे के अनुसार जो आंकड़ा था, प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित किया गया था कि आपको इतना राजस्व देना है। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत यानी कि राज्य कह सकते हैं, जो राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। ठीक है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ऐसे जो सर्वेक्षण करके जो राजस्व कलेक्ट होता था उसको क्या कहते थे? उस व्यवस्था को कहा जाता था जब्त। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है। कुछ क्षेत्रों के शक्तिशाली जमींदार जैसे मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण करने पर विद्रोह करते थे। जमींदार कौन होते थे? जो किसान और राजा के बीच राजस्व पहुंचाने का, लेने का और देने का काम करते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। 17वीं सदी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी थी। ठीक है। आइए देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी, ये किताबें जो लिखी गई है मुगल काल में, इसमें क्या मिलता है। सबसे पहले अकबरनामा है, इसमें जो है अबुल फजल ने लिखी है और अकबर का ये मित्र व दरबारी था, मित्र भी था और इनके दरबार में रहता था। उसने 3 जिल्दों में इसे लिखा है अकबरनामा को। कौन लिखा है? अबुल फजल। अकबर के शासनकाल का इतिहास, अकबर के पूर्वजों का बयान। अकबर के शासनकाल का जो इतिहास रहा वो सारा इसमें मिलता है अकबरनामा में, और अकबर के पूर्वज जो थे उनका भी बयान था इस अकबरनामा में। आईने अकबरी जो है ये अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और उनका जो साम्राज्य था उसके भूगोल का ब्यौरा है कि कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य का विस्तार था। अकबर का प्रशासन कैसा था, सेना, राजस्व कैसा था, इसके बारे में। समकालीन भारत के परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन है। समकालीन यानी कि उस टाइम जो अकबर के समकालीन जो थे उस परंपरा और संस्कृति का भी इसमें वर्णन है।
फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है इसमें आईन अकबरी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य। अब देखिए 17वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, वहाँ से पतन की ओर बढ़ता है मुगल साम्राज्य। ठीक है, शाहजहाँ 20वें वर्ष का दस्तावेज। मनसबदार जो थे 8000 में से 445 ही थे। 5.6% को साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% वेतन मिलता था। ठीक है, यानी कि इस 5.6% लोग को के साम्राज्य को अनुमानित राजस्व का 61.5% वेतन इनको मिलता था। मुगल सम्राट और मनसबदार अपनी आय का बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगाते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, परंतु राजस्व अधिक था। ठीक है, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत सारा धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। कुछ नए वंशों ने हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया, जैसे आगे चल के अवध का नवाब, हैदराबाद के निजाम, ऐसे करके कई राज्य उभरे। एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, उसे वाणिज्यिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, हुंडी जो थी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अध्याय 4 को कंप्लीट किया, जिसमें था मुगल साम्राज्य के बारे में। हमने सभी शासकों को देखा, कौन कौन से मुगल शासक हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।